आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के बारे में। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा या वस्तु से बड़े आकार का बनेगा, ये इस बात पर निर्भर होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वस्तु किस स्थान पर रखी गई है। अवतल दर्पण के बारे में हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। सबसे पहली जो स्थिति है कि मान लीजिए कोई वस्तु जो है वो अनंत पर स्थित है। अनंत पर स्थित है तो ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, कैसा होगा, इसके बारे में हम और आप चर्चा करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तल दर्पण में हमेशा फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। ठीक है, तो अब हम लोग चर्चा करते हैं। पहली जो स्थिति है कि यदि आपकी वस्तु अनंत पर स्थित है तो क्या हुआ कि अनंत से दो किरणें आ रही हैं। जब दोनों किरणें आ रही हैं तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, परावर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत होगा, ये देखिए, ये किरण मान लीजिए ये कोई ए किरण आ रही है, ये कोई बी किरण आ रही है। जब ये आ रही है तो आने के बाद में जब ये टकराई हैं तो टकराने के बाद में क्या हुआ, उत्तल दर्पण के केस में फोकस की स्थिति पीछे की ओर होती है तो ऐसा आभास हुआ कि ये दोनों की दोनों किरणें यदि आगे जा रही होती तो ऐसी स्थिति में कहां पर, फोकस पर मिल रही होती। तो ऐसी स्थिति में हम क्या पाएंगे कि यदि वस्तु अनंत पर स्थित है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या ध्यान देना है, हमें यह ध्यान देना है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनेगा। और वस्तु का प्रतिबिंब यदि दर्पण के पीछे बनता है तो वो जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, आपका आभासी प्रतिबिंब होता है। आपको एक चीज और याद रखनी है कि आभासी जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो यदि आपकी वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो ऐसी स्थिति में उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। यदि हम इस स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं तो दूसरी ध्यान देने योग्य जो बात है वो ये है कि वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा कहां, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर बनेगा। इसका मतलब क्या है कि यदि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना है और जब वस्तु आपकी अनंत पर स्थित हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, और वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। तीसरी स्थिति हमें यह देखना होता है कि वस्तु का आकार कैसा होगा। यहां पर देखिए, ये जो मुख्य अक्ष से थोड़ा सा ऊंचाई पर है, अर्थात थोड़ी सी ही ऊंचाई पर है, इसका मतलब क्या होगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से अत्यधिक कैसा होगा, छोटा होगा। आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहा है, यदि वस्तु आपकी अनंत पर स्थित है तो ऐसी स्थिति में आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा, सीधा होगा, और वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और वस्तु से अत्यधिक छोटा बनेगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं जो दूसरी स्थिति है वो क्या है कि मान लीजिए कोई वस्तु है, ये मान लीजिए कोई ए वस्तु है और ये बी वस्तु है। अगर ये वस्तु आपका अनंत और ध्रुव के बीच में स्थित है, यदि कोई वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में है तो हमने उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियमों के बारे में जब चर्चा की थी तो आपसे कहा था कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो ऐसी स्थिति में परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। और उत्तल दर्पण के केस में हमने यह भी बात पढ़ा था कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो ऐसी स्थिति में
परावर्तन के पश्चात वो वक्रता केंद्र से ही आती हुई प्रतीत होगी। वही फिनोमेना यहां पर यूज किया गया है कि ये कोई प्रकाश की किरण थी, ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर थी और जब परावर्तन हुआ तो परावर्तन के पश्चात ये क्या होगा, ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि यहां फोकस से होकर जा रही है। इस बात को हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि हमेशा फोकस जो होता है उत्तल दर्पण की स्थिति में दर्पण के पीछे की स्थिति पर होता है और वक्रता केंद्र भी पीछे की स्थिति पर होता है। दूसरी चीज क्या है, जब आपसे यह कहा गया कि यदि प्रकाश की कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वो वक्रता केंद्र से ही आती हुई प्रतीत होगी। तो यहां पर अगर हमने देखा तो क्या हुआ, हमने आपको यह भी बताया है कि किसी भी वस्तु के द्वारा प्रतिबिंब बनना इस बात पर निर्भर होता है कि वस्तु से टकराने के पश्चात अर्थात परावर्तन के पश्चात किरणें जो होती हैं वो किस बिंदु पर मिल रही होती हैं और जिस बिंदु पर मिल रही होती हैं उसी बिंदु पर आपका प्रतिबिंब बनता है। यहां अगर हम इस चित्र की स्थिति को देखें तो क्या हुआ, ये दोनों की दोनों इस बिंदु पर मिल रही हैं अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब भी यही बनेगा। और क्योंकि ये जो प्रतिबिंब है ये आपका दर्पण के पीछे बन रहा है इसलिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो प्रतिबिंब है वो क्या होगा, वो प्रतिबिंब होगा ये आपका कैसा होगा, आभासी होगा। आभासी के साथ साथ कैसा होगा, सीधा होगा। दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति को अगर हम देखेंगे तो यहां पर देखिए वस्तु का आकार ये है और प्रतिबिंब का आकार ये है। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तीसरी जो ध्यान देने वाली बात है कि ये जो प्रतिबिंब बना है ये कहां कहां के बीच में बना है, ये बना है आपका ध्रुव और फोकस के बीच में। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, ध्रुव एवं फोकस के मध्य। अगर इन स्थितियों के बारे में हम लोगों ने जो चर्चा की है तो यह ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु चाहे अनंत पर रखी जाए, चाहे अनंत और ध्रुव के बीच में किसी भी बिंदु पर रखी जाए, चाहे फोकस पर रखी जाए, चाहे आपका वक्रता केंद्र पर रखी जाए, चाहे फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाए, वस्तु के द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा, दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, आभासी प्रवृत्ति का ही होगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि ये जो उत्तल दर्पण होते हैं या अवतल दर्पण होते हैं, इन अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उपयोग कहां है, अवतल दर्पण का उपयोग कहां है, और अगर हम अवतल दर्पण के बारे में बात करें तो अवतल दर्पण क्या करता है कि वस्तु जो है जब आप उसको अवतल दर्पण में देखते हैं तो वस्तु के साइज को थोड़ा सा बढ़ा देता है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, दाढ़ी बनाने में दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, उसका फायदा यह होता है कि आपको साइज थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, तो दाढ़ी में यदि कोई बाल वगैरह अगर कुछ भी है तो वो आपको साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है। दूसरी स्थिति क्या होती है, दूसरी स्थिति होती है नाक, कान, गला, दांत के
डॉक्टरों द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसी का दांत उखाड़ना है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, डॉक्टर क्या करेगा, अवतल दर्पण का प्रयोग करेगा। क्यों करेगा, जिससे कि उसको दांत थोड़ा सा बड़ा सा दिखाई दे, बड़ा दिखाई दे तो उसमें जो भी दांत में जो भी अगर कुछ भी अगर उसको करना है तो वो आसानी से उसको देख सके। अगर कोई चीज़ बड़ी बड़ी दिखेगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वहाँ पर उसको रेक्टिफाई करने का जो तरीका है उस तरीके में आपको सहूलियत उत्पन्न होगी। ठीक है, पता चला कि आपको पहला वाला दांत उखड़वाना है, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया, तो दांत में जो दर्द था वो पहले वाले में था और उसने वो अवतल दर्पण के द्वारा क्या किया, अवतल दर्पण का इस्तेमाल नहीं करके अगर उसने दांत उखाड़ने की कोशिश करी तो ऐसा हो सकता है कि पहले दांत में दर्द हो और वो दूसरा दांत उखाड़ दे। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति आपकी उत्पन्न हो सकती है। तीसरी जो स्थिति आती है वो क्या है, वो है टेबल लैंपों के शैडो के रूप में। टेबल लैंपों का शैडो क्या है, आपने देखा होगा, यदि ये लैंप है, यहां पे अगर बल्ब लगा हुआ है तो आपने देखा होगा कि यहां पे ऊपर एक कवरिंग रहती है, तो वो जो कवरिंग रहती है उसमें जो लेंस लगा रहता है वो आपका अवतल, सॉरी लेंस नहीं, दर्पण जो लगा रहता है वो आपका क्या रहता है, अवतल दर्पण। इसके अलावा क्या है, सौर भट्टियों में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, यदि आपको प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करना है तो उसके लिए हम जो प्रयोग करते हैं वो किसका करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे उत्तल दर्पण कहां पर प्रयोग होता है। तो सबसे पहली जो स्थिति आती है वो क्या है, सबसे पहली स्थिति आपकी आती है गाड़ी, आपने देखा होगा गाड़ियों के साइड में क्या होता है, जो दर्पण लगा रहता है वो आपका कैसा रहता है, उत्तल दर्पण रहता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग उपयोग के बारे में बात करें तो आपने देखा होगा कि जो स्ट्रीट लाइटें रहती हैं, गली में जो लाइट है उसमें परावर्तक तल पर आपका जो प्रयोग होता है वो आपका क्या होता है, वो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम लोग जो चर्चा करते हैं वो स्थिति क्या है उस पर जरा आगे बढ़ते हैं। और आवश्यकता क्या है, आवश्यकता है कि उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण से संबंधित जो चिन्ह परिपाटी है उस चिन्ह परिपाटी को ध्यान देने। ठीक है, अगर आपको न्यूमेरिकल करना है तो ऐसी स्थिति में चिन्ह परिपाटी को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बात आती है दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। ये चिन्ह परिपाटी का सेंस क्या है, जब आप आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि दर्पण से संबंधित फॉर्मूला होता है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v क्या है, u क्या है, f क्या है, और ये धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है, या धनात्मक होती है तो क्यों होती है और ऋणात्मक होती है तो क्यों होती है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि दर्पणों के लिए फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। मान लीजिए ये कोई दर्पण है, आप ये देखिए
वस्तु जो होती है वो दर्पण के सामने होती है। वस्तु जो होती है, देखिए सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए चिन्ह परिपाटी के बारे में समझ लीजिए क्या है, नोट कर लीजिए इस बात को कि दर्पण से चाहे दर्पण कोई भी हो, कि दर्पण से बाईं ओर की स्थिति हमेशा ऋणात्मक होगी। अगर कोई भी वस्तु दर्पण से बाएं है, चाहे वस्तु है चाहे प्रतिबिंब है, तो वो क्या होगा, वो आपका ऋणात्मक होगा। और एवं दाईं ओर की स्थिति धनात्मक। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना, दर्पण से बाईं ओर की स्थिति धनात्मक होगी, सॉरी ऋणात्मक होगी, और दाईं ओर की स्थिति धनात्मक होगी। ठीक है, दूसरी स्थिति मुख्य अक्ष के नीचे की स्थिति, मुख्य अक्ष से नीचे कब स्थिति आएगी, जब वस्तु उल्टी बनेगी। और उल्टी कब बनेगी, जैसा कि हम लोग पहली क्लास में पढ़ चुके हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो वस्तु कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक है, तो मुख्य अक्ष से नीचे की स्थिति ऋणात्मक एवं ऊपर की स्थिति धनात्मक। ये जो दो बातें हैं ये आपको याद रखनी, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये क्या है, कैसे क्या चिन्ह परिपाटी है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए चित्र के द्वारा स्थितियों को समझते हैं। जैसा कि चित्र के हिसाब से आप जानते हैं कि ये है आपका अवतल दर्पण और ये है आपका उत्तल दर्पण। अब समझिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो ये जो संकेत है ये संकेत किस लिए प्रयोग हुए? सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है u बराबर होता है दर्पण से वस्तु तक की दूरी। आप ये बताइए, आपने दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए देखे हैं, तो वहां पर आपने ध्यान दिया होगा कि वस्तु जो होती है वो हमेशा दर्पण के बाईं ओर ही रखी जाती है, चाहे आपका दर्पण उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण क्यों न हो।
और आज इससे पहले वाले जो स्थिति है उसमें हमने क्या बताया है कि यदि कोई वस्तु दर्पण से बाईं ओर रखी जाए या यदि कोई स्थिति ऐसी है जो दर्पण के बाईं ओर है तो दर्पण के बाईं ओर की स्थिति क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि u जो कि दर्पण से वस्तु तक की दूरी होती है, u हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अब बात आई कि ऋणात्मक क्यों होता है, तो इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। चूंकि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। यो होगा अगर कोई कहे कि यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो जब हम कहेंगे कि प्रश्न में दिया क्या है तो हम लिखेंगे u बराबर -30 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि u दूरी है 30 सेंटीमीटर, लेकिन u हमेशा ऋणात्मक होता है, इसलिए हम लिखेंगे कि u बराबर -30 सेंटीमीटर। इसके अलावा हम लोग क्या चर्चा करते हैं, हम आते हैं v पर। v क्या होती है? v होती है दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी को v से प्रदर्शित किया जाता है। और आप ये बताइए, आपने अभी पढ़ा है कि जो अवतल दर्पण होता है अगर उससे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब कहां बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है दर्पण के आगे, अर्थात दर्पण के बाईं ओर। इसका मतलब क्या है कि यदि कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। तो अगर आपका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब है तो v कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। अगर कोई कहे कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, या वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसका मतलब क्या है कि v का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और यदि हम बात करें प्रतिबिंब कैसा बना है? आभासी, या ये कह लें कैसा बना है? सीधा। अगर प्रतिबिंब हो तो जैसा कि हम और आप पढ़ चुके हैं कि आभासी प्रतिबिंब ये बनता है, ये दर्पण के पीछे बनता है। तो जब पीछे बनता है तो v बराबर क्या होगा? धनात्मक। अगर हम लोग बात करें f होता है फोकस दूरी। आप ये बताइए फोकस दूरी क्या होती है? कि ध्रुव से फोकस तक की दूरी। ये बताइए अवतल दर्पण में फोकस कहां है? बाईं ओर है, इसलिए फोकस दूरी अगर आपका अवतल दर्पण है फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। और यदि आपका उत्तल दर्पण है, चित्र आपको दिखाई दे रहा है, उस चित्र में क्या कहा गया है कि फोकस कहां है? दर्पण के पीछे है, और दर्पण के पीछे है तो ऐसी स्थिति में f बराबर क्या होगा? धनात्मक होगा। और इसी के साथ में आज की क्लास जो है वो समाप्त होती है। धन्यवाद।